नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का होगा शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर नित्यानंद ऑडिटोरियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण, कल मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शैला रानी रावत के निधन के बाद हुई थी सीट खाली। केंद्रीय राज्य मंत्री पावित्रा मार्गेरिटा का हरिद्वार दौरा। कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा, संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। पिथौरागढ़ आर्मी भर्ती में जाने के लिए उमड़ी युवाओं की भीड़। हल्द्वानी रोडवेज प्रशासन के फूले हाथ पांव। 34 बसों से किया रवाना। छात्रों का हंगामा देखकर बुलाई पुलिस फोर्स। लोहाघाट की शिवालय पुल से लोहावती नदी में गिरी इको वाहन। चालक सहित 9 लोग हुए गंभीर घायल। मशक्कत के बाद घायलों को निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सभी। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। वे देहरादून के केदारपुरम स्थित दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर नित्यानंद ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण 20 नवंबर बुधवार को होगा मतदान। 20 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा ईवीएम में कैद। केदारनाथ सीट जुलाई 2024 में शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी। 90,000 से अधिक मतदाता करेंगे अपने मतदान का उपयोग। 23 नवंबर को होगी मतगणना। उत्तराखंड बनने के बाद हुए 5 विधानसभा चुनावों में 4 बार महिलाओं को जीत मिली है। केदारनाथ उन विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। यहाँ 90,875 हैं। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता, जिसमें से 45,956 महिला मतदाताओं की संख्या है, तो 44,919 हैं पुरुष मतदाता। 2,849 सर्विस मतदाताओं की संख्या है। 1,092 दिव्यांग मतदाता हैं। 173 बूथ हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। बीजेपी से आशा नोटियाल और कांग्रेस से मनोज रावत चुनावी मैदान में हैं। और उत्तराखंड से हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हिमांशु, केदारनाथ विधानसभा चुनाव कल होने हैं। यहां उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में हालांकि कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन क्या इतिहास रहा है इस सीट का? काफी बयानबाजी भी हुई, वार पलटवार भी हुए हैं इस दौरान चुनावी अभियान को लेकर। निश्चित रूप से भानु, आपको बताना चाहता हूं कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर 18 नवंबर की अगर बात कर ली जाए, शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम गया है और 20 को वोटिंग होनी है और 23 को जो है काउंटिंग वहां पर होनी है। इसको देखते हुए जो है पोलिंग, सबसे पहले पोलिंग पार्टियों की अगर बात कर ली जाए तो कल 7 पोलिंग पार्टियों को, जो दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां थी, उन्हें रवाना कर दिया गया था। बाकी जो 166 पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें आज रवाना किया जा रहा है और ये सब शासन प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर सर्विस वोटरों में से बात कर ली जाए तो 52 ऐसे वोटर थे जो वहां पर जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है और चुनावी ड्यूटी के दौरान उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर लिया है। इसके साथ ही साथ वहां पर अगर
जो है पूरी तरीके से मतदाताओं की संख्या की बात कर ली जाए तो तकरीबन 90,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। तकरीबन 45,000 से अधिक वहां पर महिला मतदाता हैं जो अपनी मताधिकार का प्रयोग वहां पर करते हैं। अगर इतिहास की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड बनने के बाद से जो 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो उनमें से 4 बार वहां पर मातृशक्ति ने जो है अपना दमखम भरा है। यानी कि 2007 की बात कर ली जाए तो वहां पर जो है आशा नौटियाल विधायक रही। फिर 2012 की बात कर ली जाए तो शैला रानी रावत वहां पर विधायक रही। 2017 की बात कर ली जाए तो मनोज रावत वहां पर से विधायक रहे। और 2022 में फिर वहां पर शैला रानी रावत वहां पर विधानसभा से विधानसभा पहुंची। तो ऐसे में एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने मातृशक्ति पर विश्वास दिखाया और इसी को देखते हुए आशा नौटियाल को अपना जो है प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना वहां पर प्रत्याशी बनाया है। हालांकि देखने को खासतौर पर ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों के दोनों में दोनों राजनीतिक दलों में वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरी ताकत झोंकी है, क्योंकि केदारनाथ की हम बात करते हैं और केदारनाथ एक ऐसी विधानसभा सीट है जो पूरे देश में प्रचलित है। यानी कि वहां पर बहुत बार आपने खुद भी देखा होगा और पूरे देश से लोग देखते हैं कि वहां पर जो है बार बार प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और वहां के जो पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनकी जो है निरीक्षण करते हैं। और साथ ही साथ जितने भी पुनर्निर्माण कार्य वहां पर हो रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, पीएमओ इसकी मॉनिटरिंग करता है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा चुनाव है। हालांकि कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की जब बात करते हैं तो कांग्रेस ने 2017 में इस विधानसभा सीट को जीता था और इससे पहले कांग्रेस वहां पर कभी जीत नहीं पाई थी। फिर दोबारा जब 2022 में चुनाव हुए थे तो शैला रानी रावत वहां पर विधायक बनी थी। कांग्रेस के लिए चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस इस वर्तमान में जिस एजेंडे को लेकर चल रही है वो जो एजेंडा उन्होंने वहां पर बनाया है कि आपदा को एक बड़ा मुद्दा वहां पर बनाया है। भाजपा ने विकास कार्यों को मुद्दा बनाया है तो कांग्रेस ने आपदा को एक बड़ा मुद्दा बनाया और इसी को लेकर वो लगातार भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। इसी को देखते हुए ये चुनाव भाजपा के लिहाज से बहुत मायने रखता है, क्योंकि पिछले दो उपचुनाव की अगर उत्तराखंड में बात करें, चाहे मंगलौर की बात कर ली जाए या बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए, तो वहां पर दोनों उपचुनाव में जो है भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। और ऐसे में कांग्रेस में एक जोश भी है, क्योंकि पिछले जो दो उपचुनाव उत्तराखंड में हुए उसे जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। कांग्रेस के लिए एक फैक्टर ये भी है कि जोश वाली बात इसलिए भी है क्योंकि भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा अयोध्या लोकसभा सीट हारी, उसके बाद बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव हारी। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर एक जोश है कि हम इस उपचुनाव को जीतने वाले हैं। दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कि जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें जनता ने किस प्रत्याशी के भाग्य को ईवीएम में कैद किया है। जी भानु। जी बिल्कुल हिमांशु, लेकिन हिमांशु ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि ये एक नाक का सवाल चुनाव बन गया है भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। कांटे की टक्कर इस चुनाव में होने वाली है। अगर किसी भी पार्टी को इसमें हार मिलती है तो कितना असर उन पर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से भानु ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जब लोकसभा उपचुनाव हुए थे तो अयोध्या में जिस तरीके से भाजपा हारी थी तो वो एक सवाल अपने आप में भाजपा को लेकर खड़ा करता है। लेकिन उसके बाद फिर बद्रीनाथ हारना ये भी एक बहुत बड़ा सवाल करता है, क्योंकि भाजपा सनातन की बात करती है और जो मुख्य मंदिर कहें वो उन जगहों पर उन लोकसभा सीट पर या उस विधानसभा सीट पर हारती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि ये भाजपा के लिए नाक का सवाल इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की मॉनिटरिंग करते हैं। एक तरीके से केदारनाथ में जितने भी पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके अंडर उनके देखरेख में ही हो रहे हैं, उनकी निगरानी में भी हो रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का कार्य अब शुरू हुआ है, लेकिन वहां पर भी हार जो हुई थी वो भाजपा के लिए नाक का सवाल बनी हुई थी। अब केदारनाथ में अगर ऐसी परिस्थितियां आती है या भाजपा हारती है या कांग्रेस हारती है तो दोनों पार्टियों के लिए ही ये नाक का सवाल है, क्योंकि जो कांग्रेस जिस माइंडसेट के साथ इस वक्त चल रही है, जो लगातार आपदा को लेकर जितने राहत कार्य वहां पर सरकार द्वारा किए जा रहे थे उनको लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया था। और प्रधानमंत्री का एक तरीके से जो केदारनाथ में खुद निगरानी करना है ये भी नाक का सवाल है। और ये भाजपा के लिए उत्तराखंड राज्य की ही नहीं बल्कि देश में जो है प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर केदारनाथ विधानसभा सीट हारती है
तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भाजपा की आगे की रणनीति क्या होती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री पावित्रा मार्गेरिटा ने हरिद्वार जनपद के वे दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। राज्य मंत्री भारत सरकार ने हरिद्वार आकांक्षी जनपद हरिद्वार में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री मार्गेरिटा ने नीति आयोग के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक सुझाव दिए। मंत्री ने जिला प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित उन परियोजनाओं और योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जिनमें किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है और जिनमें आवश्यक पहल की आवश्यकता है। इस अवसर पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति सहित जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रोग्राम ये आरंभ किया था 2018 में जनवरी में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत का 112 ऐसे जिले हैं जो कंपैरेटिवली अंडर डेवलप्ड है। सो ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान था और मुझे मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके हरिद्वार में। हरिद्वार ये जो 112 जिले हैं उनमें से पास होके इट विल बी बिकमिंग एन डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट. So this is the mission of this particular project of aspirational district. So in many verticals, many key indicators, Haridwar district has even crossed the benchmark of national level. So in every sector, right from health, education, infrastructure, and financial inclusion, सभी में हरिद्वार जिला आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं जिला अधिकारीगण, स्पेशली डीएम एंड हिज टीम और परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और सभी स्टेक होल्डर को कांग्रेचुलेट करता हूं। पिथौरागढ़ सेना भर्ती से लौट रहे मध्य प्रदेश के युवाओं से भरा इको वाहन सोमवार शाम अनियंत्रित होकर लोहाघाट के शिवालय पुल से लोहावती नदी में जा गिरा। दुर्घटना में चालक सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम, फायर टीम, नगरपालिका कर्मी और स्थानीय युवा तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और नदी में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला गया और 108 के जरिए चंपावत जिला चिकित्सालय भेजा गया। वाहन चालक पिथौरागढ़ का निवासी है और सभी 8 घायल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये मुझे सूचना मिली थी कि कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, तो जिस वजह से मैं खूना तक पेट्रोलिंग करके गया और देखा कि कहीं कोई पैदल तो नहीं जा रहा। वापस में लौटा तो हमारे डीसी सर मंदिर के पुल के पास आवाज़ से आई और तुरंत देखा कि एक वाहन नीचे गिर गया है और तुरंत सभी को सूचित करके हमने रेस्क्यू किया और 9 लोगों को हमने निकाल के हॉस्पिटल को भेज दिया। सर स्थिति कैसी है इन लोगों की? स्थिति सामान्य रूप से अभी तक चोटिल है और ज़्यादा ऐसे देखने में तो ज़्यादा गंभीर कोई भी नहीं लग रहा है, इसलिए जो है जिला अस्पताल से वास्तविक स्थिति पता चलेगी किसको कितनी चोट है। जी, इसके संबंध में कल ही एसडीएम महोदय की मार्फत ये प्रस्ताव जो है भिजवाता हूँ और इसको करना वास्तव में ये वहाँ भी बहुत खतरनाक डेंजर है, तो इसको करवा देंगे जल्दी। कोतवाली क्षेत्र में बारात के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के पिता का रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के पास दूल्हे का पिता पैदल जा रहा था। मौका देखते ही बदमाश बैग पर झपट्टा मारकर भाग गए, तो वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। शादी में एक व्यक्ति से एक बैग छीनने की घटना हुई है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कल रात भी किया गया था, लेकिन कई दुकानों के दुकानें बंद हो जाने के कारण सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन नहीं किया जा सका था। टीमें लगाई गई हैं जो चिन्हित करने की कोशिश कर रही हैं कि कौन लोग उस घटना में शामिल हो सकते हैं और उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसमें बताया गया है अनुमान के आधार पर पीड़ित के द्वारा, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें
जिस तेज़ी से घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या जो घटना में शामिल लोग हैं वो पूर्व से रेकी कर रहे थे या पहले से ही वहाँ खड़े थे। ये सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। दूल्हे के पिता से नोटों का बैग लेकर बदमाश भाग गए। अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। डोईवाला के सोंग नदी तट पर नगरपालिका परिषद द्वारा निर्मित, तो वहीं बता दें कि डोईवाला के सोंग नदी तट पर नगरपालिका परिषद द्वारा निर्मित मोक्षधाम के संचालन और उचित रखरखाव के लिए समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ईश्वर चंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगरपालिका परिषद डोईवाला के सभागार में स्थानीय नागरिकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवनिर्मित मोक्षधाम के संचालन के लिए स्थानीय नागरिकों से सुझाव लिए गए, जिसमें सर्वसम्मति से ईश्वर चंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया है। तो वहीं हल्द्वानी रोडवेज में सोमवार को अचानक युवाओं की भारी भीड़ जमा हो गई। विभिन्न राज्यों से आए युवाओं को हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से पिथौरागढ़ आर्मी की भर्ती के लिए बस पकड़नी थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आए युवाओं को देख रोडवेज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और आरटीओ प्रवर्तन गुरदेव सिंह ने मोर्चा संभाला। दोपहर तक रोडवेज की 34 बसों से युवाओं को पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया गया। उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में युवाओं के आने का सिलसिला जारी था। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि पिथौरागढ़ आर्मी की ट्यूटोरियल भर्ती में भाग लेने के लिए युवा आए हैं, जिनके लिए बस का इंतजाम किया जा रहा है। तो वहीं आरटीओ गुरदेव सिंह ने बताया कि अब तक 34 बसों में युवाओं को भेजा जा चुका है और भी बसों का इंतजाम किया गया है। छात्रों का हंगामा देखते हुए प्रशासन ने मौके पर फोर्स भी बुला दी। हालांकि युवाओं के पिथौरागढ़ के लिए बस दिए जाने की मांग थी। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है, पिथौरागढ़ में आर्मी के द्वारा कराई जा रही है। उसी के क्रम में इनको 20 और 21 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए इन्होंने दिन नियत किया है। पड़ोसी राज्य होने की वजह से, नज़दीक होने से काफ़ी इसमें बच्चे आ रहे हैं। और अभी हल्द्वानी में हम लोगों ने करीब 35 से 40 बसें अरेंज करके इनको भेजा है, जिसमें रोडवेज और केमो के माध्यम से भेजा जा रहा है। प्राइवेट टैक्सीज़ को भी कहा गया है किसी तरह से कोई ओवर चार्जिंग नहीं करेगा। अभी देहरादून भी परिवहन निगम के अधिकारियों से बात हुई है। तो ये पिथौरागढ़ के लिए अभ्यर्थी जा रहे हैं, उनको अभी तक 39 बसें भेजी जा चुकी हैं और अभी और बसें मंगाई गई हैं। प्राइवेट संस्थाओं की भी और रोडवेज की बसें भेजी जा रही हैं और जो निर्धारित किराया उतना ही लिया जा रहा है। हम लोग देख भी रहे हैं कि जो किराया ज़्यादा लेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम लगातार इसको देख रहे हैं, ये नहीं है कि अधिकारी नहीं देख रहे हैं, हम इसको लगातार सुबह से देख रहे हैं। तभी बसों की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि इसका कोई सूचना यहाँ नहीं थी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद देहरादून पहुंचे। देहरादून पहुंचकर उन्होंने लोगों से संवाद किया, साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बातों पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा की भी बात कही। उन्होंने कहा कि चारों धाम के कपाट कभी बंद नहीं होते, बल्कि उनकी पूजा की जगह चेंज हो जाती है। अभी तक भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब ने गौ हत्या को बढ़ावा दिया है, इसलिए सब गौ हत्या के दोषी हैं। शंकराचार्य जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद से छवि धूमिल हो रही है। आप इसको किस तरीके से देखिए, जब कोई व्यक्ति जिम्मेदार जगह पे बैठ करके कुछ बोलता है तो उसको जिम्मेदारी होती है।
लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है आप उसको क्यों नहीं रोक सकते हो? जनता में जागरूकता फैलाइए और पुलिस प्रशासन का उपयोग करिए। क्यों ये सब हो रहा है? आप कहें हो रहा है तो हो रहा है तो तुम काहे के लिए बैठे हो? इसका तो जवाब दो। तो इसलिए वो नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आम आदमी कह सकता है कि हो रहा है, लेकिन वो नहीं कह सकते। उनको ये कहना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का होगा शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर नित्यानंद ऑडिटोरियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रणकल मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शैला रानी रावत के निधन के बाद हुई थी सीट खाली। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा का हरिद्वार दौरा। कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा। संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। पिथौरागढ़ आर्मी भर्ती में जाने के लिए उमड़ी युवाओं की भीड़। हल्द्वानी रोडवेज प्रशासन के फूले हाथ पांव। 34 बसों से किया रवाना। छात्रों का हंगामा देख बुलाई पुलिस फोर्स। लोहाघाट के शिवालय पुल से लोहावती नदी में गिरा इको वाहन। चालक सहित 9 लोग हुए गंभीर घायल। मशक्कत के बाद घायलों को निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सभी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।